मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी। इस सदन में जो पहले बार इस पक्ष से हो या उस पक्ष से हो जो नए सदस्य आए हैं उनकी मैं विचार सुन रहा था। सभी की विचार आदरणीय है, सभी के विचार बड़े उच्च कोटि के होते थे। सभी को मैं स्वीकार भी करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने शिक्षा विभाग की इस चर्चा को सफलता के साथ चलने के लिए गृह में अनुमति दिया। डिमांड्स फॉर ग्रांट में एजुकेशन को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सर्वसम्मत निर्णय करके आज एक सफल चर्चा हुई है। कुल 44 ऑनरेबल एमपी ने इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, अपने विचार रखे, आलोचना किए, समालोचना किए। शायद ये अच्छी बात है। प्रजातंत्र में सभी प्रकार के विचार संसद में चर्चा होनी चाहिए। आपने इस चर्चा को अनुमति भी दिया। अध्यक्ष जी, शिक्षा ऐसे एक विषय है, भारत में लगभग सभी परिवारों में इसकी संपर्क। आंगनबाड़ी हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए सिरे से सोचा गया बाल बाटिका की कल्पना हो या शहरों में प्ले स्कूल की कल्पना हो, उस आयु से लेके हायर रिसर्च तक। अध्यक्ष जी, हायर रिसर्च क्यों? शिक्षा ऐसे एक विषय है, व्यक्ति जीवन की अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बने रहता तो फायदा रहता है। इसलिए सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं। और भारत जैसे देश में जिसकी आधार ही शिक्षा, अगर भारत की सभ्यता को हमें अगर मूल्यांकन करना है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, अनेक खूबियों में अगर सबसे पहला खूबी कोई आएगी तो भारत की शिक्षा व्यवस्था आएगी, जिसके कारण भारत में संस्कार, भारत में परंपरा, भारत में नवाचार की एक निरंतर प्रक्रिया जारी रहा है। आज हम लोग इस सदन में सभी मान्यवर सदस्यों ने उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने प्रजातांत्रिक अधिकार को रखते हुए सब अपने विचार रखे। मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं। विशेष करके हमें अच्छा लगा इस सदन में जो पहले बार इस पक्ष से हो या उस पक्ष से हो जो नए सदस्य आए हैं उनकी मैं विचार सुन रहा था। सभी की विचार आदरणीय है, सभी के विचार बड़े उच्च कोटि के होते थे। सभी को मैं स्वीकार भी करता हूं। भले ही कुछ प्रतिपक्ष की नए सदस्य अपना मत फ्रैंकली रखे, शायद हमको उनको लगा कि हम उनको नापसंद करेंगे, लेकिन आप की अनुमति से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये सारे विचार में हम अच्छा ही क्या हो सकता है उसकी निश्चित रूप में मैं पहले आश्वस्त करता हूँ इस सदन को, निश्चित रूप में हम सभी विचारों को स्वीकार करेंगे और जो इस समाज और देश के लिए अच्छा होगा उसके लिए करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में जिसके बारे में 29 तारीख को एक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4 साल की हम जन्मदिन मनाए 29 जुलाई 2024 को। सभी ने भी कहा 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सौभाग्य है। इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है। इसकी कई सारे फीचर्स है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये भारत की नवनिर्माण के लिए, विश्व की नागरिकों की भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं की समाधान की रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों की दायित्व बनता है और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी अहम दार्शनिक तत्व है। ऐसे सर्वसम्मति से आज देश उसको स्वीकार करता है। इसको
विमर्श के ऊपर आगे सामने लाया गया है। शायद संविधान सभा के बाद ये युवाओं की देश है, ये नेशन ऑफ यूथ है। शायद दुनिया में हमें अभी सौभाग्य मिला है, जितने दुनिया की आबादी है, युवाओं की जनसंख्या इन दिनों में भारत में सबसे ज्यादा है, जिस समय में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं पहले एक दो विषय क्लैरिफाई करूं और हाउस को आश्वस्त करूं कि पिछले दिनों में जितना वित्तीय प्रबंधन होता था, मैं एक तथ्य आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहूं, 2013-14 में शिक्षा के ऊपर, हाँ ये बात सही है, कोठारी कमीशन से लेके अभी की राष्ट्रीय नीति तक, शिक्षा नीति तक, सभी ने आग्रह किया कि अच्छा होता कि अगर हम जीडीपी के 6 खर्चा करते। इसमें मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं उसको समर्थन भी करता हूं। अध्यक्ष जी, 2013-14 में जीडीपी की 3.84 खर्चा होती थी। अभी तक जो लेटेस्ट जीडीपी के खर्चे यानी राज्यों के खर्चे को भी शामिल करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। जो अभी तक पब्लिक डोमेन में 2021 की एक्चुअल डाटा है, तब तक यानी हमारी सरकार के लगभग 7-8 साल के उपरांत उसकी व्यय 4.64 है। हम टुवर्ड 6% पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। जिस ढंग से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस ढंग से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम शिक्षा पे ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस दिशा में मैं मानता हूं शायद सही प्रवास है। अभी अगर मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूं, 13-14 में राज्य और केंद्र दोनों की मिला के सारे बजट को मैं आपकी पवित्र गृह में तथ्य रखूं, 4.3 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, जो बढ़ के आज लगभग 9.19 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, नेट ग्रोथ है। अध्यक्ष जी, इसी साल बजट में केवल शिक्षा में 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चा हुई है। रोजगार के विभिन्न आयामों में लगभग 22,000 करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था किया गया है। महत्वाकांक्षी स्किल डेवलपमेंट में केंद्र सरकार, राज्य भी अलग खर्चा करते हैं, केंद्र सरकार 4,520 करोड़, समूचा 1,48,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इसी साल की बजट में हुई है। इतना ही नहीं, केवल अगर मैं उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ कन्वर्ट करूं, 2013-14 में जितना खर्चा होता था और इस साल की वित्तीय प्रबंधन जितना हुई है, उसमें 78% की ग्रोथ हुई है स्कूल हायर एजुकेशन में। और स्कूल एजुकेशन को अगर मैं कहूं, 13-14 में जितना खर्चा होता था और आज की स्पेंडिंग, इसमें 40% की ग्रोथ हुई है। और पिछले इस साल का खर्चा और पिछले साल की तुलना करें, ये 8 और 7% की ग्रोथ हुई है। स्कूल में 7, हायर एजुकेशन में 8। अभी मेरे मित्र ओवैसी जी नहीं है, वो कोट कर रहे थे कि नहीं हायर एजुकेशन में घट गया। तथ्य ऐसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी सुधार लेते तो अच्छा होता। बजट की जो व्यवस्था है, अध्यक्ष जी, मैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो इस बजट में जिसके बारे में भरपूर सोचा गया है, शिक्षा को एक्सेसिबल करना, शिक्षा इक्विटेबल हो, शिक्षा अफोर्डेबल हो, शिक्षा क्वालिटेटिव हो और शिक्षा अकाउंटेबिलिटी के साथ रहे, ये 5 पिलर के ऊपर शिक्षा की व्यवस्था को सोची गई है। मैं अगर शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी में एक तथ्य आपके सामने रखना उचित मानता हूं इस गृह के सामने। अध्यक्ष जी, जब 2013-14 में हम लोग दायित्व में आए, तब हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या क्या था? हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या कुल मिला के था 760। 14-15 में इस देश में यूनिवर्सिटी की संख्या था 760, जो अभी बढ़ के 54% की ग्रोथ हुई है, 1168 हुई है। ये यूनिवर्सिटियों की मैं आपको तथ्य देता हूं। अगर मैं समूचा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सूची आपके सामने रखूं, अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट आपको समय लूंगा, इतने विषय आए हैं। आज IIT, IIM, NIT, ये सारे में
आज उच्च शिक्षण संस्थानों में काफ़ी वृद्धि की गई है। अध्यक्ष जी, अगर मैं केवल उच्च शिक्षण संस्थान की नहीं कहूँगा, अभी हमारे राजस्थान के मित्र बैठे हैं, वो आदिवासी शिक्षा के बारे में उल्लेख कर रहे थे। मैं एक विषय आपके सामने ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन ऐसे एक स्कीम लाए, विशेष करके हमारे देश में जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है वो बहुत कम संख्या में है, उनकी कुल मिला के समूचा इसकी जोड़ करे तो कुछ लाखों में होंगे। ये वोट को कोई प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार सबके साथ सबके विकास की बात कहती है, तो हम कहते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। मैं उसके एक ही उदाहरण दूंगा। आज पीएम जनमन में हमने तय किया है 500 हॉस्टल्स उन जिलों में बनाया जाएगा जिसमें 119 हॉस्टल की काम शुरू हो गई है। ये आदिवासी शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष जी, आज इक्विटी के बारे में चर्चा हुई। कई मित्रों ने इन दिनों में विशेष करके महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा कि भाई बच्चों की संख्या घट रही है, बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूँगा। उच्च शिक्षा में 14-15 को बेस मानते हुए अगर हम 21-22 में तुलना करें, आज जीईआर की संख्या बच्चियों की शिक्षा में 32% की ग्रोथ हुई है। इन दिनों में यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, उसमें विशेष करके आज तो हमें गौरवान्वित होनी चाहिए, आनंदित होनी चाहिए। लड़कियों की पढ़ने में, स्टेम एजुकेशन में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं बच्चियां पढ़ते हैं, उस देश की नाम है भारत। 43% की ग्रोथ हुई है इन दिनों में। एससी स्टूडेंट में 44% राइज एससी स्टूडेंट में हुई है, और उसमें से भी 51% एससी गर्ल स्टूडेंट में हुई है। आज के दिनों में एससी गर्ल स्टूडेंट्स की पढ़ना बढ़ी है। एसटी स्टूडेंट्स में 65% की राइज हुई है, और उसमें 80% फीमेल स्टूडेंट्स बढ़े हैं इन दिनों में। ओबीसी स्टूडेंट्स में 45% की राइज हुई है, और उसमें महिलाओं की संख्या 49% बढ़ी है। अध्यक्ष जी, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कह रहा था। 2013-14 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईजर, आईआईएससी जैसे संस्था 115 होते थे। देश की आजादी के उपरांत इतने दिनों में 7 दशक के बाद 115 इंस्टीट्यूशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग उससे 50% की ग्रोथ हुई। 42 नया इंस्टीट्यूशन खुले हैं, 157 इंस्टीट्यूशन आज देश में काम कर रहा है। अध्यक्ष जी, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही। पहले स्कूल शिक्षा में बच्चों को, जो विशेष करके दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समझने में बहुत दिक्कत होती थी। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श के तहत इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप किया। आजकल आप देख रहे होंगे सभी सभाओं में, सभी स्कूल्स की पढ़ाई में इंडियन साइन लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है। अध्यक्ष जी, आज के दिनों में चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चों के लिए लगभग 27% स्कूल तक हमारी कवरेज बढ़ चुकी है। अभी मेरे मित्र ओवैसी जी कह रहे थे, बच्चियों की, विशेष करके मुस्लिम बच्चियों की पढ़ने की संख्या घटी है। अध्यक्ष जी, तथ्य तो ऐसा नहीं कह रहा है। मैं आपके सामने इस गृह में तथ्य रखना चाहता हूं। यूडाइस की रिपोर्ट के तहत जो स्कूली शिक्षा की एक आकलन करता है, इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो ट्रांजिशन होती है क्लास 5 to 6, इसको सर ट्रांजिशन एक रेशियो हम ट्रांजिशन रेट निकालते हैं। आज देश की स्टैंडर्ड 5 से 6 जाने में नेशनल एवरेज है 93.2, और मुस्लिम बच्चों के अंदर इस रेट की संख्या 89.3, ये लगभग नेशनल एवरेज की नजदीक है। अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी जाने में
यानी 8 से 9 जाने में नेशनल एवरेज है 88.8, मुस्लिम स्टूडेंट्स के बीच में है 82.2। सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी जाने में नेशनल एवरेज है 78% मुस्लिम स्टूडेंट्स में 70.4। मेरे मित्र, बड़े विद्वान मित्र है ओवैसी जी और बाकी कई मित्रों ने कहा, देखो मुस्लिम समाज में डर पैदा मत कराओ। ये सरकार, मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी कहा गया कि मुस्लिम को क्यों आप ऐसे देखते हो। अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला, उनके निर्णय के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गठन 1875 में हुई। इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहला महिला वाइस चांसलर की भी नियुक्ति हुई तो इन दिनों में हुई, जिनका नाम प्रोफेसर नीलिमा खातून। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। उसी एक जाने माने प्रोफेसर को इसी सरकार के दौरान योग्यता के आधार पे, खैरात नहीं, किसी की अभी कहा जाता था भाई आप आरएसएस के लोगों को ले आते हो, ऐसा नहीं, ये कोई आरएसएस की है नहीं। योग्यता के आधार पे मुस्लिम महिला बढ़ती है, हमें सभी को नाज होनी चाहिए, गौरव होनी चाहिए। इस सरकार ने निष्पक्ष हमारी कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आपकी एक दृष्टिकोण है, आपकी एक चश्मा है डराने का, भय पैदा करने का, आपके कुछ उद्देश्य होगा। लंबे समय चलने वाला ये सब चीज नहीं है। जावेद भाई आप मेरे प्रिय हो, आप बैठो। नहीं, जावेद भाई भी मेरे प्रिय है सर। अभी अध्यक्ष जी, देश में गुणात्मक शिक्षा सभी की दायित्व है। पहले अभी किसी ने कहा, किसी सदस्य ने कहा कि भाई ये 6 साल के बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा। पहले क्या होता था अध्यक्ष जी, 10+2 की मॉडल था। 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11, 12, 12वीं तक जाएंगे, ये स्कूल की पीरियड था। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक आवश्यकता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अभी पैटर्न होगा 5+3+3+4, यानी ये 15 साल हो गया, 12 साल अभी 15 साल हो गया। क्यों? क्योंकि आयु, अभी वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने और विशेषज्ञों ने यह कहा कि बच्चा आयु 8 तक पहुंचते उसके मानसिक विकास की 85% पूर्णांग हो जाते, 85% ब्रेन डेवलप हो जाते बाय ईयर ऑफ 8। यानी अगर हम उसको क्लास 3 में एक शिक्षा के वातावरण में पढ़ने, नाच गाने के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको हम कुछ प्रशिक्षण में जोड़ेंगे, कुछ एक अनुशासन में जोड़ेंगे, तो उनके मानसिक विकास अच्छा होगा। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस को पालन करते हुए बाल वाटिका की कल्पना किया है। बाल वाटिका 1, 2, 3, फिर 6वीं आयु 6 से क्लास 1 शुरू होगी। सर, ये इसके कारण हमारी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। ये काम देश में शुरू कर दिया गया है। PM3 के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। PM3 14,500 स्कूल्स, 27,360 करोड़ रुपया व्यय के अंदर इसको आने वाले दिनों में कई राज्यों में इसकी क्रियान्वयन शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उसको तेजी लाया जाएगा। अध्यक्ष जी, इन दिनों में महिला शिक्षक और शिक्षिका की संख्या में इंक्रीज हुई है। 13-14 में देश में महिला टीचर्स की संख्या 38.25 लाख होते थे, ये लगभग आज 48.76 लाख हो गए। पूरा टीचर संख्या के लगभग आधे तक हो गए। इस सरकार ने, कई सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक शिक्षकों की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये सारे चीज कैसे होगा। इस सरकार ने 613 डाइट है जिलाओं में। मौजूदा शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए
डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने के लिए भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था किया है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में शिक्षक की कैपेसिटी बढ़े, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स बने। मालवीय मिशन के नाम पे देश में 117 टीचर्स कैपेसिटी के लिए नया सेंटर्स खोले गए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स के लिए एसओपी निकाला गया है। अध्यक्ष जी, अभी के समय में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है। टेक्नोलॉजी हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। पीएम ई विद्या के तहत देश में डेडिकेट भाषा आधारित टीवी चैनल के माध्यम से दीक्षा, स्वयं प्रभा, समर्थ ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को अकाउंटेबल कराने। सरकारी स्कूलों में मैं जब कहता हूं, ये सरकारी स्कूल्स के बारे में कहता हूं, सरकारी कॉलेजेस के बारे में कहता हूं। अध्यक्ष जी, अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों ने अनेक नए उपक्रम शुरू किए हैं। आज आवश्यकता है एनईपी की कुछ थ्रस्ट एरिया है। अगर मैं उसमें 2 चीज उल्लेख करूं, हमारी शिक्षा को धीरे धीरे डिग्री बेस्ड एजुकेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा। शिक्षा और तालीम दोनों परिपूरक है। शिक्षा जितना महत्वपूर्ण है, तालीम उतना ही महत्वपूर्ण है। स्किल्ड नहीं होंगे तो अभी के समय में जो दुनिया की परिवर्तन हो रहा है, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 6वीं श्रेणी से, क्लास 6 से स्किल एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को और आधुनिक स्किल, एआई, रोबोटिक्स, वीआर, एआर, ब्लॉकचेन, इस प्रकार की शिक्षा से लेके जिसमें रोजगार मिल पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ पाएगा, ऐसे स्किल्स की प्रमोशन की कल्पना की गई है। अध्यक्ष जी, अटल इनोवेशन मिशन ये इस सरकार की एक नई उपक्रम है। हमारे देश की बच्चों के अंदर एक इनोवेशन करने की इनहेरेंट कैपेसिटी उनकी डीएनए में है। भारत की बच्चा कुछ भी हाथ में आएगा उसमें से कुछ बनाने की दक्षता रखती है। ये कई बार प्रमाणित हुई है। इसको एजुकेशन की, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की फॉर्मल सिस्टम पे लाके, जो आइसोलेशन में कुछ एक लैबोरेटरी होता था, उसको एक मिशन मोड पे अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, इसको एक जन आंदोलन के रूप में स्कूल्स में, उसमें मेंटर की व्यवस्था, उसमें लोकल इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन, इसकी एक कल्पना की गई है शिक्षा नीति में। अध्यक्ष जी, सरकार ने थ्रस्ट दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री उसकी स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडमिया और पॉलिसी मेकर, ये तीनों लोगों की नेटवर्क ठीक से हो, इसलिए कल भी मैंने राज्यसभा में चर्चा करते हुए एक विशेष विषय में राज्यसभा ने रुचि लेकर चर्चा किया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। समाज जीवन की अनेक प्रमुख लोगों को पढ़ाने की अपने एक दायित्व मानते हैं। उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे लेके आना, टाइम बाउंड पीरियड के लिए लेके आना, अनुरोध करके लेके आना, ये इस सरकार की एक रणनीति बनी है। हमने इस पे जोर दिया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा को जैसे फ्यूचरिस्टिक बनाना है, वैसे ही शिक्षा को जड़ से जुड़ के भी रखना पड़ेगा, रूटेड करना पड़ेगा। इसकी मूल लिंक होगा भाषा। मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ कहूं, अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी की आग्रह के कारण उनकी वक्तव्य को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। हमारे देश में भाषा को लेकर कई प्रकार के विमर्श हुए हैं। मोदी जी की सरकार इस विषय में स्पष्ट है। भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। वो तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, ओहमिया हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, ये सभी भाषा, हिंदी, सिंधी, ये सारे भाषा, उर्दू भी निश्चित रूप में होशी जी, 22 शेड्यूल लैंग्वेज, सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। सांथाली उसमें आता है।
दीक्षांत थाली उसमें भी आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्पष्ट मानना है, बच्चा अगर क्लास 5 तक अपनी ही मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होगी। क्लास 8 तक उसमें मातृभाषा में पढ़े तो अच्छा है, लेकिन क्लास 5 तक पढ़े यह उसकी एक प्रकार से प्रमुख रिकमेंडेशन है। मैं इस सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश की बच्चों को वैश्विक नेतृत्व लेने के लिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर ज्यादा बच्चे इनोवेटर बनेंगे, ज्यादा बच्चे वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तब जाकर हम एक बड़ा सुपर पावर बन पाएंगे। इसीलिए हमारी भाषा को महत्व देना इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख उद्देश्य है। इन दिनों में बहुत सारे लोकल लैंग्वेज के बारे में भारत सरकार ने प्राइमर बनाया है, 2 भाषी बनाया है। आज तक भारत की 77 स्थानीय भाषा पे भारत सरकार की एनसीईआरटी ने प्राइमर्स बनाया है। अध्यक्ष जी, आज जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, ऐसे 13 मातृभाषा और स्थानीय भाषा में आज परीक्षाएं होते हैं। अभी कई सारे मित्रों ने एक वितर्क को या उसको कैसे कहूँ, उस शब्द को मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं हो रहा है, अभी बड़े आक्रामकता के साथ सभी ने कहा कि भाई आप चीज़ों को एक आइडियोलॉजिकल एंगल से दिखते हो। ऐसा नहीं अध्यक्ष जी, हम भारत की ज्ञान परंपरा आधारित हमारी शिक्षा बने। मैं इस सदन में एक विषय को फिर कई बार दोहराया हूँ, आज भी आपकी अनुमति से दोहराऊंगा। हम सभी लोगों को एक चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, 1835 में जब भारत की उस समय के एक प्रशासक जो शिक्षा देखते थे, मैकॉले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या भाषण दिए थे। उन्होंने कहा था कि भारत एक अद्भुत देश है, भारत को ऐसे जीता नहीं जा सकता है, भारत में कई सारे विषयों में मूलभूत धारणाएं कुछ अलग है, जब तक हम उसकी संस्कृति को मटियामिट नहीं करेंगे, उनको अगर जमीन तक नहीं लेके आएंगे, तब तक भारत को जीतना संभव नहीं। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को हमको नष्ट करना पड़ेगा, एक पाश्चात्य ढांचा को हमारे ऊपर थोपना चाहिए, ऐसा मैकॉले का रिकमेंडेशन है। इसीलिए आज हमारी मान्यता है, हमें 21वीं सदी में भारतीयता के ऊपर, मैं अगर अनुमति दूं तो मेरे बहन कानीमोझी जी स्मित हास्य कर रहे हैं, मैं उनको कहूं भारतीयता का अर्थ क्या है। तिरुकुरुर को सभी भाषाओं में कानीमोझी पढ़ाना मेरे लिए भारतीयता है, शायद आप उसमें सहमत होंगे। तिरुवल्लुर की साहित्य को देश भर में ले जाना, शायद ये मेरे लिए भारतीयता है। मैं अध्यक्ष जी श्री अरविंद को, इससे तो खुश हो जाएगी, दूसरे आपने बोल दी ना नाराज जाएगी। सर मैं अध्यक्ष जी वास्तविक कोई भेद है नहीं है, भेद तो है राजनीतिक कारण से। They're doing that. Honorable member, you must know we're exactly doing that. मैं अभी श्री अरविंद जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा, ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरविंद कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस, श्री अरविंद जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट इंक्लूड द कोर आइडियाज एंड मेथड ऑफ एंशिएंट एजुकेशन। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए, किसमें क्या आइडियोलॉजी है। अगर मैं तिरुकरुर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरविंद की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर, मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें, मैं किस पे ओत ले रहा हूं, संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी, नहीं आएगी ना सर।